हेलो फ्रेंड्स, आरके स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। नया स्टार्ट करने का मतलब है कि अभी क्या हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे आया है सपोज दैट, ठीक है। या हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर की चर्चा इसमें करेंगे इस वाले जो सेशन में। तो इसमें करंट अफेयर में कैसे क्या हम लोग जो है चर्चा करेंगे, तो ये तो हम लोगों का जो टॉपिक पड़ा है आज का टॉपिक ही रहेगा इकोनॉमिक सर्वे। चूंकि जो है 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है और 1 तारीख को यानी आज के दिन जीडीपी जारी होता है। तो सॉरी, जीडीपी नहीं, बजट कहते हैं उसको, ठीक है। तो बजट जारी होगा, तो इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी, ये तो मतलब रहेंगी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पर या हो सकता है 2 दिन के अंतराल पर। मतलब जैसे आज अगर हो गया लेक्चर तो हो सकता है 1 आध दिन लग जाए, क्योंकि करंट अफेयर मतलब अच्छा खासा डेली बेसिस पर कलेक्ट हो जाए तो उसको पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब जैसे डेली बेसिस पर कराएंगे तो हो सकता है कि उतनी चीज़ें जानकारी आपके लिए या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उतनी हो पाएँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब अगर आपका हो गया तो डेली बेसिस पर, नहीं तो आपका जो है करंट अफेयर की 1 हफ्ते में आपको 1 हफ्ते की पूरी जानकारी मिलेगी, ऐसे मान के चलिए। तो कोशिश रहेगी पूरी, ठीक है। तो ये मतलब जो है इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हैं। तो इसमें सबसे पहला आज का जो हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, चलिए इकोनॉमिक सर्वे, और 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जैसे मान लीजिए ये बजट है, और ये जो पूरे साल, जैसे मान लीजिए बजट जो होता है वो आगामी होता है, आगामी, बात समझिएगा, आगामी, ठीक है। यानी आज जो बजट आया है तो वो बजट आगामी है। आगामी का मतलब ये 2023 और 24 के लिए तैयार किया गया है बजट, कि हमारा कितना हमको आय प्राप्त होगी, कितना हम किन किन मदों पर खर्च करेंगे, ये सब पूरा लेखा जोखा जो तैयार किया जाता है वही बजट है एक प्रकार से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे यही जब 1 साल पुराना हो जाता है बजट, तो यानी ये पूरा साल अगर बीत जाएगा तो ये पूरा जो है इकोनॉमिक सर्वे कहलाएगा। यानी इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि जैसे ये पिछले वर्ष का होता है, ये आगामी वर्ष का नहीं होता है। सपोज दैट जैसे हम आपको बताना चाहें तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है यह किस वर्ष का आया है, 2022 और 2023, ठीक है। यानी जो वित्त वर्ष होता है कि कब से स्टार्ट होता है, वही 1 अप्रैल से, यानी 31 मार्च तक का रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपका रहता है जो भी वित्तीय वर्ष। तो उस तरीके से आप इसमें समझेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या है कि ये पिछले वर्ष का रहता है, यानी पिछले वर्ष का, इसमें रियल आंकड़े लगभग रहते हैं। तो ये होता है, हालांकि आगामी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें सभी चीज़ें जो है क्या होती हैं, लगभग जो है लगभग में मानी जाती हैं चीज़ों को। चलिए हम लोग ये सब जो है छोड़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक पर आते हैं। बजट पर हम लोग कल के लेक्चर में आएंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, तो यहां पर समझेंगे। तो अभी हम आपको लिख चुके हैं कि 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे आया है। आप यहां पर चेक करेंगे कि सबसे पहले जो है, क्या कभी इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, तो बिल्कुल आया होगा। 1950 और 51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे तब बजट के साथ आता था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तब इकोनॉमिक सर्वे जो आता था देन, अच्छा समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसमें देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ में आते थे, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ में आते थे 1964 में, यानी 1964 के बाद। ये ध्यान रखिए, बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें आप जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे डिटेल जो है उसका स्टार्ट करते हैं। जो भी उसमें जो है क्वेश्चन जैसे लगभग जो पूछा जाता है वो सब कवर किया गया है। चलिए 1964 में क्या किया है, सेपरेट कर दिया गया, यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो अलग कर दिया गया और बजट को अलग कर दिया गया। इस तरीके से अलग अलग पृथक्कीकरण हो गया इसमें। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोगों का, अच्छा कुछ चीजें और हैं, जैसे मान लीजिए ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और उसके बाद जो है इसमें जो प्रमुख जो है इसका डिपार्टमेंट होता है जो इसको जारी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर।
तो ये इसको जारी करता है, मतलब ये मतलब सॉरी जारी क्या करता है, जारी तो वित्त मंत्रालय ही करता है, ये इसको बनाता है इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे को कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो अभी यहां पर देखिए एडवाइजरी उसी के द्वारा बनाया जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है उसके द्वारा जो है इसको उसी के सानिध्य में इसको बनाया जाता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ जानकारी सामान्य। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों ने जो सामान्य चीजें पढ़ी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम अभी उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, किसके द्वारा, अभी ये मंत्रालय, ये जरूर याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय जारी करता है। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी जो निर्मला सीतारमन है आप सबको पता होगा कि जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, या सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जारी किया जाता है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो उनके सानिध्य में इसको प्रिपेयर किया जाता है। बस इतना याद रखना है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि जीडीपी के बारे में समझते हैं। जीडीपी, सबसे पहला जीडीपी, यानी जीडीपी क्या है अब आपको सबको पता होगा। अब इसमें हम इस लेक्चर में जीडीपी के बारे में चर्चा करने नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जीडीपी में जो है ग्रोथ वगैरह क्या हुई है कि नहीं हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो हम अभी तुलना कराते हैं 2022 और 23, ठीक है, और 23 और 24 ये अनुमानित है, इसका आंकड़ा आ गया है, यह आंकड़ा जीडीपी का आ गया है। तो अब देखिए कितना कितना रहा है अनुमान, बाकी ज़्यादा आगे पीछे का आपकी स्लाइड में जो है हमने इंक्लूड कर दिया है, तो उसमें आप देखिएगा। चलिए हम लेकिन आपको बता रहे हैं कि केवल 2022 और 2022-23 और 23-24 का हम बता रहे हैं हम आपको। तो इसमें जो है वही 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, यानी जीडीपी ग्रोथ को देखा गया है। जीडीपी का मतलब ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो वो सब टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में है, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, केवल ग्रोथ को देख लेते हैं, यानी यहाँ पर ग्रोथ कितनी इकोनॉमी करी है, यानी पिछले जो वित्त वर्ष है, यानी जो चल रहा था, अभी चल रहा है, अभी जो वित्त वर्ष है इसमें इकोनॉमी कितना ग्रो की है, 7% की इकोनॉमी ग्रो की है। अच्छा, अगले आगामी में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जैसे 7% हो गया इकोनॉमी ग्रो, अब अच्छा 23-24 में जो है इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, तो इसका भी आपको अनुमान जो है बता दिया गया है। इसका अनुमान क्या है, 6 से 6.8 तक जो है, 6 से 6.8 तक ग्रो कर सकती है इकोनॉमी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 6 से 6.8 तक इकोनॉमी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो ये आप ये चीजें जो है इकोनॉमी के बारे में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये देखिए, सिंपल चीजें हैं बहुत, मतलब जो है छोटा छोटा, यानी थोड़ा थोड़ा हम पार्ट, क्रक्स बिल्कुल एकदम जो है वो बताते चल रहे हैं आपको, ज्यादा झंझट में नहीं आपको डाल रहे हैं। सीधे देखना है कि जीडीपी जो है वो ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ कितनी हुई है 2022-23 में 7%, 2023-24 में कितना अनुमान रहेगा, तो वो 6 से 6.8 तक रहेगा अनुमान। अब यहां पर ये हो गया, इसकी ग्रोथ रेट की बात कर दी। फिर उसके बाद ग्रोथ रेट से क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे अदर इंस्टीट्यूशन जो है जो जारी करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में, तो वो तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो चलिए उसको भी हम बता देंगे, ठीक है, तो वो बाद में बता देंगे आपको। लेकिन अभी हम यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गया जीडीपी के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में देख लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट की स्थिति क्या रही। चलिए ठीक है, देखिए फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। ये बात समझ में आई, राजकोषीय घाटा को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, जो फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कितना भारत सरकार को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम आपको एक चीज समझाते हैं कि जैसे आपके पिताजी की आय कितनी है और खर्चे कितने हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं तो उसके लिए ऋण वगैरह लेना पड़ता है। मान लीजिए घर में जो भी खर्चा नियंत्रित करता है या खर्चा चलाता है, तो वो क्या करता है, इधर उधर से ऋण लेता है और फिर उसके बाद खर्चे को मैनेज करता है। अच्छा, जो ऋण लिया जाता है, या हमें क्या है कि जितना घाटा हुआ है, जैसे घाटे का मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है और खर्चा 1,10,000, तो 10,000 जो है वही फिस्कल डेफिसिट है।
तो अब समझिएगा, ये पर यही मतलब राजकोषीय घाटा होता है, इसको इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो बात समझिएगा, यानी भारत सरकार, अब भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहें, ये तो हो गया घर के सापेक्ष में। अब जैसे भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भारत सरकार का जितना बड़ा जो है बजट है, मान लीजिए खर्चा जो है, जैसे आय और व्यय का अंतर, ऐसे समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, आय और व्यय का अंतर। अब आय हमेशा कम ही होती है सरकार की, देखिए ध्यान रखिएगा, ये फिस्कल डेफिसिट एक स्थिति तक तो अच्छा माना जाता है, फिर उसके बाद ज्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट भी तो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। यानी जब तक हम रुपए खर्च नहीं करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, या हम अपनी जो है, जैसे मान लीजिए हमारी गरीबी है या कुछ भी है तो उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक कैसे हमारे देश को ग्रोथ मिलेगी। तो अब ऐसी चीज समझिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आय, कितनी आय हुई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो इसका अब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी वही होता है फिस्कल डेफिसिट। तो ये कितना रहा है, तो ये ऑफ जीडीपी का रहता है। तो अभी देखिए इसके लिए प्रावधान जो किया गया है एफआरबीएम एक्ट के तहत किया गया है कि कैसे क्या मतलब जो है इसको मैनेज करना है, जो फिस्कल डेफिसिट को। लेकिन वो आपका इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं तो उनको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल ये इसी को समझ लेते हैं। तो अभी देखिए इसकी जो ग्रोथ रेट है, सॉरी मतलब जो इसमें ग्रोथ रेट कहां होगी, इसमें तो फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट इसका कितना है, तो देखिए हम आपको बता दें कि 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट लगभग 4.7% के आसपास था। यानी आपको पता चला कि 2019, हम एक क्रम बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो बात समझ लीजिएगा। अच्छा 20 और 21 में कितना रहा, तो ये 9.2% रहा था। 21 और 2021 और 22 में कितना रहा, 6.7% रहा है। अच्छा ये 22 और 23 में, 2022 और 23 में जो रहा है 6.4% रहा है। तो ये बात समझिएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि 2019-20 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.7% था। फिर उसके बाद 2020 और 21 में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहा है, ये और ज्यादा रहा है। चूंकि कोविड चल रहा था तो कोविड में खर्चा ज्यादा हो गया, आय उतनी नहीं प्राप्त हो पाई, खर्चा ज्यादा हो गया। तो खर्चा ज्यादा होगा तो हम खर्चे को मैनेज करेंगे कहीं ना कहीं, तो वही कुल मिलाकर जो है हमको लेना पड़ेगा, तो वही फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहा इसलिए, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा रहना ही है। फिर उसके बाद देखिए यहां पर 2021-22 में भी कुछ असर रहा, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट कुछ जो है 6.7% रहा है, लेकिन पिछले के मुकाबले कम रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ है 2022-23 में और कम हुआ है फिस्कल डेफिसिट, यानी 6.4% तक रहा है फिस्कल डेफिसिट। चलिए ठीक है। और उसके बाद जो है ये तो हो गया फिस्कल डेफिसिट के बारे में, यानी फिस्कल डेफिसिट आपको एकदम समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटाते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मतलब कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहा है। तो अब ये चीज देखते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये भी देख लीजिए। अब ये तीसरा टॉपिक है हम लोगों का जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये क्या होता है, ये हमारे देश में, जैसे भी बांग्लादेश के बाद फॉरेक्स नहीं बचा, इसको शॉर्ट में कहते हैं फॉरेक्स कहते हैं। तो बांग्लादेश बता रहे हैं, श्रीलंका के पास अभी फॉरेक्स नहीं बचा है, तो क्या हुआ, श्रीलंका की हालत बिगड़ गई है, यानी वहां की इकोनॉमी क्रैश कर गई है बिल्कुल। यानी किसी भी देश के लिए फॉरेक्स होना अति आवश्यक है। फॉरेक्स से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे मान लो हमको किसी भी वस्तु को खरीदना है किसी देश से दूसरी देश से, तो हम क्या करते हैं, जैसे विशेष कंडीशन में, जैसे अगर रुपए ले रहा है ठीक है, नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉरेक्स से खरीदेंगे। यानी फॉरेक्स से मतलब हम अपना जो है या तो सोना देंगे उसको, फॉरेक्स में सोना भी होता है, ध्यान रखिए। देखिए फॉरेक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो आईएमएफ की विश्वसनीयता है, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं जो हैं, एसडीआर वगैरह जो होता है वो होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आईएमएफ के अंतर्गत ही होता है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि इसमें जो है जो आपका एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें सोना होता है, देन उसमें डॉलर होता है, यूरो होता है, या जो भी मतलब कहने का मतलब करेंसीज, फॉरेन करेंसी जो होती हैं
वो सब इंक्लूडेड होता है, तो उसे ही फॉरेक्स कहते हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गया फॉरेक्स की बातें। फॉरेक्स में जो है कितना क्या है, अब ये समझ लेते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे की बातें। चलिए देखिए इसमें कितना क्या है, तो अब यहां पर फिर से देखिए, हम आपको बता दें कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं 19-20, तो 19-20 में यानी 2019-20 है, ठीक है, और 20-21, फिर उसके बाद 21-22, अच्छा 22-23, इतना हम लोग देख लेते हैं। ये 2000 सब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2019 और ये 2020, अब ये भी मतलब उसी तरीके से है, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सबका कितना कितना रहा है। अब यहां पर देखिए 478 बिलियन डॉलर, मतलब यूएस डॉलर है, ठीक है, तो 577 बिलियन डॉलर, फिर उसके बाद 607 बिलियन डॉलर, फिर उसके बाद 563 बिलियन डॉलर। तो ये आपका फॉरेक्स हो गया। अब बात समझिएगा कि यानी 2019-20 में फॉरेक्स आपका कितना था, 478 बिलियन डॉलर, यूएस मतलब अमेरिकी जो मुद्रा है उसको डॉलर कहते हैं, तो उसी में मापा गया है। तो यानी सीधी सी बात है 478 बिलियन डॉलर का जो है भारत के पास फॉरेक्स था, कब, 2019-20 में। अच्छा 20 और 21 में फॉरेक्स कितना था, 577 बिलियन डॉलर का जो है ये था, यानी पिछले की अपेक्षा बढ़ा 20-21 में फॉरेक्स। फिर उसके बाद देखिए 21-22 में फॉरेक्स भी बढ़ा है, फिर उसके बाद कम हुआ है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि कितना फॉरेक्स रहा, वो ये पूछेगा कि पहले बढ़ा फिर घटा, इस तरीके से सॉरी, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कूट बनाकर। तो ये हो गया आपका 563 बिलियन डॉलर, यानी 22-23 का 2022-23 का जो फॉरेक्स रहा है, जो मतलब इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो बताया गया है 563 बिलियन डॉलर। तो ये चीज आपको पता चली। ये तो हो गई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में जानकारी। चलिए अब आगे और देखते हैं क्या क्या चीजें मतलब आई हैं। तो फिर उसके बाद ये चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। चलिए इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में देखते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है दो चीजों पर मापा जाता है, या तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है। तो इसमें भी आपको सीपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो चीजें हैं। तो यहां पर इसका और इसका मतलब ये सब डेटा आए हैं, इसमें डेटा कितना आया है, तो इन्फ्लेशन जो है हम आपको सीधे बता दे रहे हैं। इसका इन्फ्लेशन 2022-23 में जो है इन्फ्लेशन रहा है वो 6.8, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो WPI का रहा है वो कितना रहा है, 11.5%। अच्छा ये क्या है कि जो इन्फ्लेशन है यहां पे ध्यान रखिएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, ठीक है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, सॉरी कंज्यूमर बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा। सीएसओ के द्वारा आंकड़ा जारी किए जाते हैं, वो सब बाद में बता देंगे आपको जब कभी चर्चा होगी। तो वो उसमें जो है 3 लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं, और भी जो भी बताएंगे वो सब बता देंगे आपको कि कौन सा मंत्रालय कौन क्या जारी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा 2022-23 यहां पे लिखा है ये, ठीक है। 22-23 में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 6.8% रहा है। अच्छा ये WPI ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा ये जरूरी नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 11.5% है, ये सब हो गया। चलिए ये तो हो गया इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता क्या है तो ये हम कभी चर्चा करेंगे, अभी तो हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, आपको पता ही है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो चलिए ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में भी कभी चर्चा कर लिया जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या रहती है, क्या होता है और उसमें क्या क्या स्थितियां होती हैं, तो कैसे इसको जो है निपटा जाता है, ये सब जो है उस पर चर्चा करेंगे कभी। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं, अब आ जाते हैं, इसको हटाते हैं तो सर्विस सेक्टर पर आ जाते हैं कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं। देखिए चलिए देखिए
सर्विस सेक्टर के बारे में देखते हैं। सर्विस सेक्टर देखते हैं, सर्विस सेक्टर में। अच्छा, सर्विस सेक्टर के बारे में जो बात करें तो इसमें 22-23 में जो ग्रोथ देखी गई है वो, इसमें देखिए सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ देखी गई है 2022 और 23 में 9.1% ग्रोथ। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखना कि 2022-23 में जो ग्रोथ है वो कितनी है, 9.1% की ग्रोथ जो है डिनोट की गई है। तो ये ध्यान रखना आपको है सर्विस सेक्टर में, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ी है ग्रोथ। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन है, जैसे होटल है या जो भी है, मतलब वो जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आपको हैं, तो वही आपके जो है सर्विस सेक्टर हुए। तो ध्यान रखिएगा सर्विस जो है क्या होती है। तो सर्विस के बारे में तो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं। चलिए यहाँ पर तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है 21-22 में जो ग्रोथ रही थी वो भी आप देख लीजिए एक बार। 2021 और 22 में जो ग्रोथ रही थी वो रही थी 8.4%, ये ग्रोथ रही थी। तो ये तो हो गया सर्विस सेक्टर के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लेते हैं। ये तो हो गया सर्विस सेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में हम लोग देखते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कैसे क्या रही है, तो 2000, इसमें भी दो आंकड़े बताते हैं, 2021-22 का और उसके बाद 2022-23 का। इसमें दो आंकड़े हम लोग देख लेते हैं, 21 और 22 और 22 और 23 के आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 21-22 में 10.3% थी। अच्छा, अभी जो है क्या है, 4.1% है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये पहले से कम हुई है, यानी अभी ध्यान रखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो पहले से कम देखी गई है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 4.1% है, इसमें क्या है 10.3% है जो ग्रोथ रेट दिखाई गई है, तो पिछले से कम है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है, ये तो हो गया सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब सर्विस सेक्टर का ग्रोथ और इंडस्ट्रियल का ग्रोथ, मतलब ये दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद अब देखते हैं आगे का, देखते हैं क्या है और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। चलिए और देखते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर ग्रोथ देख लेते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि में कितना ग्रोथ देखा गया है, यानी वृद्धि समृद्धि या जो भी है वो देखा गया है। तो कृषि में देखिए, कृषि में वृद्धि यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, इसमें भी जो है आप पहले देख लीजिए, इसको थोड़ा आंकड़े हम बता देते हैं 2019 से, 19-20, 20-21, 21-22, ठीक है, और 22-23। अच्छा, इसमें कितना है, इसमें पहले 19-20 में ग्रोथ थी 5.3%, इसमें 3.3%, इसमें 3.0%, इसमें 3.5% की वृद्धि। अच्छा, ये देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े हैं। देखिए ये 2019-20 में आपने सुना होगा, उस समय एग्रीकल्चर में जब सभी सेक्टर डाउन पड़ गए थे, तो लॉकडाउन के समय, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपना जो है ग्रोथ दिखाया था। तो 5.3% का ग्रोथ उसमें उस समय देखा गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 2020 और 21 में जो ग्रोथ देखा गया वो 3.3% देखा गया। फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ है, देखिए कम हुआ है, यहां से यहां कम हुआ है, फिर यहां से यहां कम हुआ है ग्रोथ। फिर उसके बाद कुछ इस वर्ष एग्रीकल्चर मतलब सेक्टर में जो है ग्रोथ बढ़ा है इस साल, मतलब अगर कहें तो इस साल में बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2022-23 में कितना रहा है, 3.5% की ग्रोथ है। ये सब ग्रोथ है, ठीक है, ये इंडिकेशन ग्रोथ को दिखाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका कृषि में वृद्धि जो हुई है उसके बारे में चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अच्छा, सर्विस सेक्टर के बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा कि सर्विस सेक्टर ने इतना अच्छा ग्रोथ 9 का जो ग्रोथ रेट उसने दर्ज किया है सर्विस सेक्टर ने, तो उसको 7वां जो है लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बन गया है भारत 7वां एक्सपोर्टर बना है, मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सर्विस सेक्टर में। तो ये ध्यान रखिएगा विश्व का जो है। तो अब इसमें और चीजें देखते हैं, और चीजें क्या हैं, तो और चीजें अभी देखते हैं, इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद और भी चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें।
जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा, लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटीज। रेमिटीज क्या होती हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, रेमिटीज, रेमिटेंस या रेमिटीज, ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो बता रहे हैं ये अभी 2022 का बता रहे हैं आपको रेमिटेंस। इसमें रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ है, $100 बिलियन का। अब देखिए रेमिटेंस होता क्या है, रेमिटेंस जो होता है वो उसको कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम आपको समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत का है और वह भारत से काम करने के लिए या अपना जैसे मतलब अपना उद्योग चलाने के लिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप जो है अपना काम करने के लिए या कुछ भी जो भी जॉब करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मैक्सिको जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, या जहाँ भी जा रहे हैं, कहने को यूएई जा रहे हैं, या जहाँ पे भी जा रहे हैं अपना वर्क करने के लिए, वहाँ से क्या कर रहे हैं आप, अमेरिका से आप जो है रुपए, जैसे मान लीजिए आपने पैदा किया $1000, अब उसमें आप अपने परिवार को जो भेज रहे हैं मनी है, तो वही रेमिटेंस कहलाती है। यानी भारतीयों द्वारा विदेश में रुपए प्राप्त करके, यानी पैदा करके या उसको जो है अर्न करके भारत में भेजना, तो वो रेमिटेंस होता है। तो उसी को ही रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ है, $100 बिलियन का प्राप्त हुआ है रेमिटेंस। तो ये बहुत ज़्यादा है, $100 बिलियन। इसमें जो है अभी आपको एक लिस्ट दे देंगे, उस पर जो है स्क्रीन पर देखेंगे आप, आपकी लिस्ट होगी, तो उसमें मतलब टॉप पर है, मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से लार्जेस्ट है एकदम। तो इस तरीके से $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है। तो ये आपको जो है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा। फिर उसके बाद देखिए और चीज़ें क्या है, चलिए तो हो गया रेमिटेंस के बारे में। देन अब हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फूड प्रोडक्शन, अच्छा, फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2000 हम ले लेते हैं, एक तो 2018 और 19 का आंकड़ा ले लेते हैं, और एक 2021-22 का आंकड़ा ले लेते हैं। तो बस दो देखिए, बाकी जो है छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब अंतर आपको पता चल पाएगा इससे, जो है इसका 2285.2 मिलियन टन, और इसका रहेगा आपका 315.7 मिलियन टन। यहां पर ये देखिए, ध्यान रखिए, फूड प्रोडक्शन में यानी जो हमारे अनाज प्रोडक्शन या जो भी है, तो उसमें जो है कितना जो है मतलब पहले से तो वृद्धि हुई है, स्पष्ट है, दिख रहा है कि 2018-19 में कितना 285.2 मिलियन टन का उत्पादन किया था। अभी कितना उत्पादन किया है, 315.7 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। तो ये हो गया फूड में, मतलब जो है जो हम लोग खाते हैं उसकी पैदावार की बात हम लोगों ने की। तो उसमें ये आंकड़े आए हैं, अभी जो आंकड़े आए हैं आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट आंकड़े जो है, देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आंकड़े देखते हैं। जो है वो आंकड़े आपके जो है एमएसएमई पर आंकड़े हैं। देखिए एमएसएमई पर जो आंकड़े हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। एमएसएमई वाले, एमएसएमई, MSME, ठीक है। इसको फुल फॉर्म इसकी क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये इसकी स्मॉल, देखिए मीडियम छोटे, मतलब जो होते हैं मझोले, जिनको कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, या कहें कि बहुत छोटे, स्मॉल, माइक्रो जो होते हैं, फिर स्मॉल, फिर उसके बाद मीडियम इंटरप्राइज जो उद्योग मतलब अपना डालते हैं, तो उनको ही जो मिडिल उद्योगपति, ऐसे मतलब उद्योगपति तो बहुत बड़े लेवल के हो गए, जैसे जो सामान्य रूप से जो व्यापार अपना करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, उनको हम लोग वही मतलब जो है MSMEs कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनका जो है आंकड़ा क्या है, इनके आंकड़े में हम लोग देखते हैं कि 2018-19 से और 2021-22 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई आंकड़ा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग बस इतना जान लेंगे कि MSME में 2018-19 से 2021-22 में ग्रोथ पाई गई है।
क्योंकि इसमें इसके आंकड़े का हम लोगों का एग्जाम में कोई जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बस इतना जान लेते हैं कि हाँ एमएसएमई में जो है ग्रोथ क्यों क्यों ग्रोथ हुई है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, बहुत सा क्रेडिट दिया है। क्रेडिट का मतलब जो है जैसे हम लोगों ने बहुत सा एमएसएमईज के लिए सुविधाएं मुहैया कराई है। अभी जैसे कोविड काल था, कोविड काल में जो है काल में बहुत सा जो है एमएसएमई डूब गया, समझ लीजिए एक प्रकार से उस कर्जे में आ गया, तो उसको क्या किया गया है, उसके लिए फिर से रीस्टेब्लिश करने के लिए, उसको अपना फिर से पुनः अपना धंधा स्टेब्लिश करने के लिए सरकार के द्वारा कई पैकेज जारी किए गए, राहत पैकेज जारी बीच बीच में जारी किए गए हैं। तो वो सब इस तरीके से जारी करने के कारण जो है क्या हुआ, ग्रोथ देखी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए चलिए ये तो हो गया आपका जो है एमएसएमईज के बारे में जो है हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब हम लोग थोड़ा दूसरे टॉपिक पर आते हैं, एफडीआई पर। एफडीआई, अच्छा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई देखते हैं कि विदेशियों के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसमें भी वृद्धि देखी गई है पहले की अपेक्षा। तो देखिए इसमें देखिए एफडीआई में जो वृद्धि देखी गई है वो, अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, बस इतना एफडीआई के बारे में याद रखना है आपको कि जो एफडीआई है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है, उसका कारण क्या रहा है, उसका कारण रहा है कि एक तो 100% एफडीआई अलाउड किया गया है। बहुत से सेक्टर्स में 100% या इससे ज्यादा भी एफडीआई, मतलब जो है 100% एफडीआई जो है वो अलाउड किया गया है। फिर उसके बाद जो है बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड किया गया है। देन फिर उसके बाद क्या किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट आती है, तो उसके माध्यम से क्या किया, मतलब जो है व्यापार की सुगमता, यानी व्यापार को स्टैब्लिश करने के लिए कितने जटिल रूल किस देश में कितने हैं, तो वो सब उसमें जो है उस क्या नाम, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है उसमें दिखाया जाता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि यहां पर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि व्यापार में व्यापार की सुगमता को दर्शाया गया है, मतलब सुगमता दी गई है। मतलब जो है बहुत से ऐसे लॉज जो है जिससे वो आराम से अपना एफडीआई कर सकें और उसमें जो है क्लियरेंस वगैरह जो है, जो भी समस्या है तो उसको एनओसी वगैरह जल्दी मिल सके उनको। तो इस तरीके से व्यापार को सुगम बनाया गया, आसान बनाया गया है। जैसे अभी गुजरात में आप जो है, जैसे बिहार में आप करने जाएंगे व्यापार, तो वहां पर तो बहुत सुगम नहीं है, मतलब बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आसान नहीं है बिजनेस करना। लेकिन वहीं आप गुजरात में जाएंगे तो आपको वहां पर व्यापार करना आसान है। तो ये होता है किसी भी राज्य का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में स्थान। तो इस तरीके से आप जो है उसका कारण है कि भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है, तो इसलिए क्या है कि एफडीआई में वृद्धि हुई है इस तरीके से, अब ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया एफडीआई के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजें हैं जैसे जो आपके दी गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में, वो क्या है। अब कुछ महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, अच्छा मैटरनल जो होता है और मोर्टिलिटी रेट, अभी मोर्टिलिटी रेट देखेंगे। ठीक है, मोर्टिलिटी रेट ये क्या होता है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होता है, इसमें एक महिला के द्वारा जब वह बच्चा उत्पन्न करती है, यानी बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि उसके लिए जो एक और, मतलब इसी में हम आपको एक और चीज बता देते हैं। इसी में एक आता है इंस्टीट्यूशनल बर्थ। ये चीज, दो चीजें एक साथ समझा देते हैं हम। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ। अब देखिए इसमें हम आपके कुछ आंकड़े भी लिख देते हैं ताकि जो है आपको समझाना आसान रहे। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हो गए। फिर उसके बाद इसके भी हम लग लेते हैं मोर्टिलिटी रेट का आंकड़ा। तो उसमें जो है, उसमें आंकड़े की बस जरूरत नहीं, आप ये ध्यान रखिए कि जैसे पहले की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए अभी 2013 का आंकड़ा ले लीजिए और अभी ले लीजिए, तो उसमें कमी आई है मोर्टिलिटी रेट में। मतलब महिलाएं जो पहले जन्म देती थी बच्चों को, तो
ज़्यादा जो है उसमें रिस्क रहता था। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था कि पहले घर में ही प्रसव जो है करा लिया जाता था। तो अभी क्या किया गया है, इंस्टीट्यूशनल जो है बर्थ को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ में क्या है कि जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूशन क्या है कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं। इंसेंटिव का मतलब कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम के तहत आपको जो है 6,000 रुपये है या 8,000 रुपये या जो भी रुपये आपको दिया जाता है। कब? जब कोई महिला बच्चे को पैदा करती है यानी जन्म देती है, तो उस समय उसको जो है एक मतलब पोषण के लिए या जो भी कह लीजिए वो स्कीम के तहत खर्चा दिया जाता है। उससे क्या होता है, थोड़ा प्रोत्साहन होता है कि महिलाएं क्या करती हैं, या महिलाएं छोड़िए पुरुष भी जो है क्या करते हैं, उस लालच में क्या करते हैं कि उनको हॉस्पिटल कम से कम इसी बहाने ले जाते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक महिला घर में अगर डिलीवरी कराते हैं उसकी, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कोई समस्या जटिल हो गई, तो वहां पर अभी हॉस्पिटल वाली सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, मतलब जो भी इक्विपमेंट होते हैं तो वो वहां घर पे कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए मृत्यु दर ज्यादा थी पहले। अभी क्या हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है। अब जो है जो बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय महिलाओं की मृत्यु बहुत समझ लीजिए कम हो गया है, मोर्टिलिटी रेट, इसी को ही मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी मात्र मृत्यु दर जो होती है, यानी उसी को कहते हैं मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि 2013-14 में 79% जो है रेट था कि जो है मतलब इंस्टीट्यूशन में जो है मतलब किसी ना किसी यानी हॉस्पिटल में ही जन्म होते थे, लेकिन अब और बढ़ा है। अब 89% जो है महिलाओं का जो प्रसव होता है यानी उनकी डिलीवरी जो होती है वो हॉस्पिटल में ही होती है, यानी 89% जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है तो वो ये है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे ये ध्यान रखिए मोर्टिलिटी रेट में कमी आई है और इंस्टीट्यूशनल बर्थ में वृद्धि हुई है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो अब दोनों चीजें, फिर उसके बाद एक आता है, ये तो हो गया। अब चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट होता है, देखिए एक होता है मैटरनल यानी जो माता जो है बच्चे को जन्म देती है, एक होता है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है। तो अब चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट देख लेंगे, ये तो हो गया मैटरनल यानी माता वाला हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें तो कमी आई है, उसमें भी कमी आई है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें लिख देते हैं चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ आंकड़े जैसे आप समझिए कि इसमें भी जो है, पहले ये समझ लीजिए कि ये चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट होता क्या है। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट जो होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है जन्म के समय, जन्म के बाद या जो भी मतलब जो है, तो वो क्या होते हैं, पैदा होने के बाद क्या होता है वो मर जाते हैं बच्चे। तो उनमें कारण कोई भी रहा हो कि जैसे जो भी कारण उनमें रहा हो, या कुछ ही दिन में, जैसे बच्चा पैदा हुआ 1-2 दिन में वो मतलब एक्सपायर कर गया, तो इस तरीके से उसी को वही जो रेट होता है पहले ज़्यादा था, अभी दिन कम है। क्योंकि अभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में बर्थ होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह सब पूरा फैसिलिटीज़ होती हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या होता है कि बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हॉस्पिटल में। अभी वो कम समय का भी है, तब भी उसको जो है हॉस्पिटल में रख कर उसको ऑक्सीजन में उसको पर्याप्त जो है न्यूट्रिशन या जो भी होता है वो सब देकर बच्चे को बचाया जाता है और उसका प्रॉपर इलाज मिल सकता है। तो इस तरीके से मोर्टिलिटी रेट जो है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट भी कम हुई है पहले की अपेक्षा। तो ये तो हो गई चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हुई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ पैकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो अभी यहां पर देखेंगे कि ये क्या होता है। बहुत से नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। चलिए, बहुत से लोगों के लिए तो नए नए नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो अभी नए नए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है कि बहुत से नए नए शब्द। अब देखिए एक शब्द है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, इसको भी देखेंगे। अभी हम बता दें आपको, इसके आंकड़े थोड़े लिख देते हैं 2013, ताकि समझाने में आपको आसानी रहेगी। अच्छा ये क्या है, अब देखिए आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी पहले क्या होता था कि हेल्थ फैसिलिटीज के कम होने के कारण व्यक्ति, जैसे मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जाती हैं। इसका मतलब पहले हम बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी आपके द्वारा बीमारी पर जितना रुपए खर्च किया जाता है उसमें कमी आई है पहले की अपेक्षा। यानी पहले आप बीमारी पर ज्यादा रुपए खर्च करते थे, अब कमी आई है। तो कैसे कमी आई है देखिए,
ये भारत सरकार की स्कीमों के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन से संबंधित स्कीमें चल रही हैं, उसमें क्या करते हैं भारत सरकार, 2 रुपए 3 रुपए मतलब जो भी है उसका जो है अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत या जो है धन, वो क्या नाम उसको कहते हैं, जो भी मतलब अनाज वितरण के माध्यम से, जैसे पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो भी मतलब सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको ग्रहण करता है व्यक्ति, और उसका जो है उसमें कुपोषण है या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको कम कर पाता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि बहुत से न्यूट्रिशन, ये मतलब ऐसे समझ लीजिए भारत सरकार के द्वारा बहुत से हेल्थ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनमें जो है क्या होता है कि उनके माध्यम से सरकार ने क्या किया है कि जो बीमारियां हैं पहले से कम कर ली हैं। जैसे मान लीजिए या कोई टीकाकरण के माध्यम से, मान लीजिए सपोज दैट क्या था कि अभी आपने जो है टीबी का टीका नहीं लगवाया बच्चों को, तो उसको बाद में क्या हो गया, टीबी हो गया, आपकी जेब से रुपए खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, बाद में खर्च करना पड़ेगा। अभी आप पहले ही टीका लगवा लेते हैं भारत सरकार की स्कीम के तहत, तो आप जैसे मान लीजिए कोविड था, कोविड का टीका लगवा लिया तो कोविड अब जो है उसकी संभावना कम हो गई। पहले क्या है, अगर नहीं लगवाएंगे तो संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो आपको हो सकता है कि कोविड अगर हो गया इन केस ऑफ, तो आपको जो है ज्यादा रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये सब सुविधाएं जो होती हैं, यही चीज जो है, यानी ये जो होता है यही हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है। इसके नाम से ही मतलब जो है, आप पॉकेट का मतलब जेब हो गया, मतलब आउट ऑफ का मतलब आपकी अपनी जेब से निकालना पड़ेगा आपको जो है एक्सपेंडिचर, वही जो है। तो पहले 2013-14 में 64% जो है लोग ज्यादा मतलब जो है बीमार पड़ते थे, मतलब जो है ज्यादा रुपए, सॉरी बीमार क्या, ज्यादा रुपए खर्च करते थे अपनी पॉकेट से, मतलब कहने का मतलब। अभी क्या हुआ है 48%, यानी कमी आई है पहले की अपेक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के बहुत से प्रोग्रामों के द्वारा क्या किया गया है, इसको कंट्रोल किया गया है, और इसमें जो है यानी अब जो है आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हुआ है पहले की अपेक्षा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया हेल्थ एक्सपेंडिचर पर। तो और देखते हैं और कौन कौन से कुछ और भी अगर कार्यक्रम चलाए गए हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक और जो है शब्द जो यूज हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक शब्द है स्टनिंग, स्टटिंग, अंडर 5 चिल्ड्रन, स्टंटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये मतलब ढिंगनापन नहीं जैसे होता है, जो बच्चे ढिंगनापन कहते हैं वैसे इसको मतलब हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यानी उनमें जो है, जैसे अब कह लीजिए उनमें कुपोषण या कुछ भी कह लीजिए, उनमें जो है मतलब छोटे कद के रह जाते हैं या जो भी है, मतलब कहने का मतलब। तो उसमें भी जो है 2013-14 की 2013-14 और 2018-19 के जो आंकड़े हैं, उनमें जो है पहले की अपेक्षा कमी पाई गई है स्टनिंग में, यानी ढिंगनेपन में। तो ये आपके आंकड़े जो है कुछ इसके प्राप्त हुए हैं। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें, एक दो चीज़ें हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो है जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम लोग चर्चा कर लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें और जो है इसमें आई हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सोशल इंफ्रा, ये इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इसका मतलब है, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ है 2013-14 और उसके बाद 2021-22 में जो है लगभग देखिए 4.7%, सॉरी सोशल सेक्टर में हम बता क्या रहे हैं आपको। इसमें देखिए सोशल सेक्टर में एक दो चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक होता है प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट। जैसे देखिए पहला है, इसमें थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं। एक शब्द यूज हुआ है प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट। अच्छा, इसमें भी कमी आई है, तो ये ध्यान रखना।
आंकड़े की आवश्यकता है, थोड़ा आंकड़ा हम बता देते हैं आपको है 2013-14 में 4.7% था, तो वहीं 2021-22 में होता क्या है ये समझ लीजिए, बस ये ज़्यादा जरूरी है। प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो होता है, इसके अंतर्गत एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वह क्या करता है कि किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं जा पाता है और ड्रॉप कर देता है अपनी क्लास को, उस कक्षा में वह नहीं दोबारा पढ़ पाता है। तो यही जो है पहले रेट जो है ज़्यादा था थोड़ा, अभी बहुत कंट्रोल है, यानी 1.5% पर आ गया है, यानी कम हुआ है। अब जो है बच्चे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, ठीक है, शिक्षक भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, तो उसका भी एक जो है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसका देखिए, पब्लिक टू, इसमें एक और दिया गया है, प्यूपिल टू टीचर रेशियो इंप्रूव। पहले बच्चे तो बहुत ज़्यादा रहते थे, टीचर बहुत कम रहते थे स्कूलों में। अभी क्या हुआ है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चे के साथ टीचर भी जो है अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए, यानी इसमें भी इम्प्रूव हुआ है, ये इम्प्रूव हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी बताया गया है कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो मतलब स्कूल में होते हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया कि टीचर अब जो है लगभग मतलब हैं टीचर स्कूलों में। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं जो मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताई गई हैं, ठीक है। और जिसमें बताया गया 14,500 PM श्री स्कूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया आज का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा हो गई हम लोगों की, ठीक है, सामान्य चर्चा है। और उसके बाद जो है इसमें जो मतलब जितना टोटल इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने जितना अध्ययन किया, तो उसमें जो है जितना उसका क्रक्स जो है वो हमने आपको बता दिया है। कल ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, बजट के बारे में हम लोग उसमें भी देख लेंगे कि कैसे क्या जो है बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और पहले की अपेक्षा आपकी क्या अंतर आया है बजट में, तो इस पर चर्चा कर लिया जाएगा कल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग हैं, और जल्द ही दूसरे मतलब लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।